तो हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी, जिसका आज पहला चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। बहुत दोस्तों का कहना था सर ज्योग्राफी का वीडियो तैयार कीजिए। चलिए आइए हम देखते हैं आज से। आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत में संसाधन एवं उपयोग। आप देखेंगे संसाधन कहते किसको हैं? भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, संसाधन कहते किसको हैं, उसके बारे में हम आइए जानते हैं। संसाधन, सबसे पहले हम संसाधन का परिभाषा जानेंगे। संसाधन यानी मानव के सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाती है। अगर आपसे कोई सिंपल में पूछ दे संसाधन, तो मानव के सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाती है। तो जैसे दोस्तों अभी हम देखेंगे संसाधन, यानी कि मानव के सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वस्तु एवं पदार्थ क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे अभी हम इस मार्कर से लिख रहे हैं, यानी ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी? संसाधन ही कहलाएगी। जैसे हो गया पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल, कॉपी, कलम, पेन लिख ही दिए हैं, मतलब इत्यादि। यानी कि मानव के जितने भी आवश्यकताओं को जो पूर्ति करने वाले जो वस्तु और पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। अब है उसका उपयोग, यानी हम संसाधन का उपयोग करते कैसे हैं, उसके बारे में भी हम आइए जानते हैं। अब जान लीजिए, आपके भूगोल के पहला चैप्टर में लिखा हुआ है कि एक भूगोलविद थे जिम्मरमैन, उनके अनुसार कहना है कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। बात तो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि संसाधन, मान लीजिए जब आप इस धरती पर आएंगे तो मतलब संसाधन लेके आते नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप उस जो आपके उपयोग में आने वाली संसाधन है उसका पूर्ति आप खुद ब खुद कर लेते हैं। इसीलिए जिम्मरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं। अब आइए, संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, आइए हम उसको देखते हैं। पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। चलिए आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं और मानवकृत संसाधन किसको कहते हैं, या मानवीय संसाधन किसको? प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन्य जीव, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और उसके बाद मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिसको मनुष्य तैयार करते हैं, वैसा संसाधन हम इसका एक लाइन में परिभाषित करेंगे, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो मानवीय संसाधन कहलाता है। जैसे एक बात आप हमें बताइए, ये जैसे पेन, पेंसिल, ये सभी तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा, भगवानों के द्वारा तो नहीं बनाया गया है, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इसका हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, पेन, कॉपी, पेंसिल, खिलौना इत्यादि। इसमें आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन में वन्य जीव, यानी कि इसी में पक्षी भी आ गए। वन्य जीव, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। आइए हम आगे फिर देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आइए हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो बिना लंबी प्रक्रिया के बिना जिसकी पुनः पूर्ति हो सके, उसे कौन से संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जो बिना लंबी प्रक्रिया के पुनः पूर्ति हो सके, उस संसाधन को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, बताइए, सौर ऊर्जा जो होता है सूर्य का रोशनी
क्या उसको मतलब जैसे पुनः पूर्ति होने में सालों भर लग जाता है? नहीं दोस्तों, आज जैसे आज धूप शाम में खत्म हुई, कल फिर सुबह में हो जाएगी, यानी कि बिना लंबी प्रक्रिया के इसकी पुनः पूर्ति हो जाएगी। वो कौन से संसाधन कहलाएंगे? सौर नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। आइए उसके बाद हम देखते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, हवा हो गया, जल हो गया इत्यादि। आइए हम फिर देखते हैं और नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है, उसको पुनः पूर्ति होने में लाखों वर्षों लग जाते हैं, वैसे संसाधन को और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लिखे हैं कोयला। दोस्तों कोयला को फिर से पुनः बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए पेट्रोल। पेट्रोल बनने में दोस्तों बहुत समय लग जाता है, लाखों हजारों वर्ष लग जाएगा। इसीलिए ये कौन से संसाधन कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। एक बार हम फिर से परिभाषा दोहरा देते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति बिना लंबे समय के हो जाए, उस संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, हवा, जल इत्यादि। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है, इसके बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि, बहुत ढेर सारी चीज़ें जिसको बनने में लाखों वर्षों लग जाए। ठीक है दोस्त, फिर हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला आपका टॉपिक है, यहाँ तक हम समझ गए संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन को भी हम बांट दिए। उसके बाद है अब संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं। आपका नया पॉइंट है जैव संसाधन। कैसा संसाधन? जैव संसाधन। जैव संसाधन को हम सजीव संसाधन भी बोल सकते हैं। जैव संसाधन को हम सजीव संसाधन भी बोल सकते हैं। यानी जैव संसाधन का हम परिभाषा क्या देंगे? वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति जैव मंडलों के द्वारा होती है। वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति जैव मंडलों के द्वारा होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इसमें सजीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इसका परिभाषा एक बार फिर सुन लेंगे। वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, इसमें सजीव के सभी गुण पाए जाते हैं, वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप देख लेंगे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। जिस समय दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि इसमें सजीव के सभी लक्षण पाए जा रहे हैं, तो सजीव यानी जो सांस लेता हो, जिसको जीने मरने के बारे में पता हो, वही क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। जैसे मनुष्य, आप सांस ले रहे हैं, सांस बंद हो जाएगा, आपको कोई दुख तकलीफ होगा, आपको पता चलेगा कि नहीं हमें यहाँ हाथ कट गया, तो आपको पता चल जाएगा मेरा हाथ कट गया। पशु पक्षी उसी तरह से होते हैं, इनको भी पता होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सभी सजीव हैं। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि मनुष्य भी, जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं, सभी के सभी क्या है? एक संसाधन है। कहिएगा सर कैसे संसाधन है? तो संसाधन इसलिए है कि देखिएगा कि एक मनुष्य एक दूसरे के काम आते रहते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए आपको कभी कुछ दिक्कत हो गई तो हम आपके काम आएंगे, हमें अगर कुछ दिक्कत हो गई तो आप हमारे काम आइएगा। इसीलिए मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। अब हम देखेंगे अजैव संसाधन। तो दोस्तों पहला हम जैव में आपको बात किए थे कि इसमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं, तो पक्का है अजैव में निर्जीव के लक्षण पाए जाते होंगे। इसका हम परिभाषित देंगे, ऐसा संसाधन जिसकी पूर्ति निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती है। अजैव संसाधन का ऐसा संसाधन लिख देते हैं, वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति किससे हो? निर्जीव वस्तुओं से होती है। वो कौन सा संसाधन कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। आप जैसे देखेंगे मिट्टी, खनिज। एक बात बताइए दोस्त, मिट्टी, खनिज, धातु, ये सभी अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। एक बात बताइए, अगर हम मिट्टी का
बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, क्या वो सांस लेती है? नहीं लेती है। यानी अगर जो सांस नहीं ले वो क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। इसमें निर्जीव के गुण मिल रहे हैं। तो अजैव में हम लिखाए भी है, वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है अजैव संसाधन कहलाता है। आप जैव और अजैव के बारे में समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। वो पहला आपको नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर दिए है। अब तीसरा देखेंगे, हम अगला पॉइंट देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। स्वामित्व, कहिए सर स्वामित्व होता क्या है? स्वामित्व जिसका स्वयं, स्वामित्व का मतलब ही होता है स्वयं का मालिक होना। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वयं का मालिक होना, यानी जिस पर स्वयं का अधिकार हो वही क्या कहलाता है? स्वामित्व कहलाता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। पहला उसमें है, उसका पहला है निजी संसाधन। पहला आपका क्या है? निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। निजी और व्यक्तिगत का मतलब ही एक हुआ कि आपका स्वयं का। इसको हम परिभाषित क्या करेंगे? वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। एक बार हम फिर से बोलें, वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? निजी संसाधन या क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन, यानी खुद का। जैसे हम आपको बता दें, जैसे मकान, मान लीजिए आपका मकान है, तो क्या उस पर दूसरे व्यक्ति का हक हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये पेन मेरा है, तो क्या इस पर दूसरा का अधिकार हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे देख लीजिए ये घड़ी या मेरी है, तो क्या इस पर दूसरा का अधिकार हो सकता है? नहीं, यानी ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन है। यानी जिस पर आपका खुद का अधिकार हो वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। अब हम दूसरा संसाधन देखेंगे, सामुदायिक संसाधन। अब हम समझेंगे सामुदायिक संसाधन कहते किसको हैं। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं हो, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं हो। इसमें तब बोलना क्या है? वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के लिए हो। सामुदायिक का मतलब वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के लिए हो। कौन सा संसाधन कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। जैसे मंदिर किसी खास समुदाय के लिए होता है ना जी, मस्जिद किसी खास समुदाय के लिए होता है। मंदिर, मस्जिद, खेल का मैदान, इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन होते हैं, यानी कि ये किसी खास समुदाय के लिए बने होते हैं। वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। आइए तीसरा संसाधन हम देखते हैं। तीसरा संसाधन आपका हो गया राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जो राष्ट्र के अंतर्गत, वैसा संसाधन जो राष्ट्र के अंतर्गत आता हो वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि अपने राष्ट्र के अंदर जितने भी उपलब्ध संसाधन है वो कौन से संसाधन कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों? वैसा संसाधन जो अपने राष्ट्र के अंदर उपलब्ध हो वो कौन सा संसाधन कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। बात समझ गए? जैसे आप लिख लेंगे, जैसे लिख लेंगे खनिज पदार्थ, क्या लिख लेंगे? खनिज पदार्थ। उसके बाद जल संसाधन, जल, वन, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये राष्ट्रीय संपत्ति है। इस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। अपने इस देश में जितने भी ऐसे संसाधन हैं वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब हम फिर आगे देखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जो महासागरीय सीमा के 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जितने भी संसाधन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वैसा संसाधन जो महासागरीय सीमा के 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जितने भी संसाधन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इस संसाधन की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा होती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा होती है। जैसे आपको पता होगा महासागरीय जल,
महासागरीय जल, यानी कि महासागर का जो भी जल होगा वो क्या होगा 200 किलोमीटर तक, महासागरीय क्षेत्र के 200 किलोमीटर तक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो आपके इस प्रथम चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग में लगभग जितने भी आपका थ्योरी था, जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न लग रहे थे हमें, वो सारे प्रश्न हम आपको बता दिए। अब इसमें अब ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है दोस्तों, और भी कुछ विकास के आधार पर बचा हुआ है। तो विकास के आधार पर आपको उसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके मतलब बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सोचे उसको डायरेक्ट हम वहीं पर आपको बता देंगे क्वेश्चन को। अब इस वीडियो में हम आपको पहले बुक से संबंधित जो भी मुख्य बातें थी उसको हम बता दिए। अब उसके बाद मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको इस चैप्टर के संसाधन एवं उपयोग से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव होगा हम उस ऑब्जेक्टिव को डालेंगे। और उसके बाद मेरा जो इस चैप्टर का तीसरा वीडियो बनेगा, उस वीडियो में हम आपको प्रथम चैप्टर का जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो सारा सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, और उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे पढ़ने के लिए बने रहेंगे। आपको जो भी परेशानियां होगी, जो भी विषय आपको और सीखनी होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, हम उस प्रकार का वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, आगे का वीडियो फिर पुनः हम डालते हैं, आप उसको देखते रहेंगे। थैंक यू।